हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं हिस्टोरिकल मूवी न्यूरेमबर्ग एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रिलीज्ड इन 2025। न्यूरेमबर्ग 2025 की फिल्म है जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद नाजी वॉर क्रिमिनल्स के हिस्टोरिक ट्रायल्स के बारे में है और यूएस आर्मी साइकियाट्रिस्ट डगलस केली और हिटलर के सेकंड इन कमांड हरमैन गोरिंग के रिलेशनशिप पर फोकस करती है। शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और नोटिफिकेशंस ऑन करें। चलो अब स्टोरी में चलते हैं। कहानी की शुरुआत तब होती है जब सुप्रीम कोर्ट के एसोसिएट जस्टिस रॉबर्ट जैक्सन को एक बहुत बड़ी खबर मिलती है। राइक्स मार्शल हरमन गोरिंग, जो नाजी शासन में हिटलर का दूसरा सबसे ताकतवर आदमी था, अपने परिवार के साथ अमेरिकी सेना के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। यह एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी होती है क्योंकि गोरिंग नाजी जर्मनी के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक था। जैक्सन तुरंत समझ जाते हैं कि यह पल इतिहास के लिए बहुत अहम है। दुनिया को युद्ध के दौरान किए गए अत्याचारों के लिए इंसाफ चाहिए। इन लोगों को बिना मुकदमे के मार देना उन्हें शहीद बना देगा। जैक्सन समझते हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय अदालत बनानी होगी ताकि नाजी नेताओं को कानूनी तरीके से उनके अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सके और भविष्य के लिए एक मिसाल कायम हो। गोरिंग को लक्समबर्ग के बैड मॉन्डॉर्फ ले जाया जाता है। यह वह जगह है जहां बड़े नाजी कैदियों को रखा गया है। उसे 21 दूसरे नाजी नेताओं के साथ रखा जाता है जिन्हें मुकदमे के लिए चुना गया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने हिटलर की सरकार चलाई, आदेश दिए और नरसंहार और युद्ध की मशीन को आगे बढ़ाया। कैदियों की मानसिक हालत की जांच जरूरी होती है ताकि यह पता चल सके कि कहीं वे आत्महत्या तो नहीं कर सकते। मित्र देशों की सेना नहीं चाहती कि ये लोग मुकदमे से पहले अपनी जान देकर सजा से बच जाएं। इसके लिए अमेरिकी सेना के मनोचिकित्सक मेजर डगलस केली को यह जिम्मेदारी दी जाती है। केली एक एक करके सभी कैदियों से मिलना शुरू करता है। कुछ कैदी जैसे रॉबर्ट ले और जूलियस स्ट्राइकर अपने पकड़ने वालों से खुली नफरत दिखाते हैं। उन्हें कोई पछतावा नहीं होता और वे अमेरिकियों से बदतमीजी और घमंड से पेश आते हैं। लेकिन केली को हरमन गोरिंग अलग लगता है। गोरिंग खुलकर बात करता है और लंबी बातचीत करने को तैयार रहता है। केली उसे बहुत समझदार, खुद से बेहद प्यार करने वाला और लोगों को प्रभावित करने वाला इंसान मानता है। हार और कैद में होने के बाद भी गोरिंग की मौजूदगी में दबदबा होता है। इन मुलाकातों के दौरान केली गोरिंग में दिलचस्पी लेने लगता है। वह इसे सिर्फ जांच नहीं बल्कि अपने करियर के लिए भी एक मौका मानता है। केली सोचता है कि मुकदमे के बाद वह एक किताब लिखेगा जिसमें इन बदनाम युद्ध अपराधियों से हुई बातचीत बताएगा। इसी बीच गोरिंग अपने घमंड के साथ एक वादा करता है। वह कहता है कि वह फांसी के फंदे से बच निकलेगा। वह यह मानने से इनकार कर देता है कि उसकी कहानी फांसी पर खत्म होगी। रॉबर्ट जैक्सन और ब्रिटिश बैरिस्टर सर डेविड मैक्सवेल 5 को जर्मनी के नूर्नबर्ग में बनी नई अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अदालत के अभियोजन पक्ष का नेतृत्व करने के लिए चुना जाता है। यह अदालत मानव इतिहास में पहली बार बन रही होती है जहां एक अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट युद्ध के दौरान किए गए अपराधों के लिए लोगों पर मुकदमा चलाने वाली होती है, यहां तक कि अपने ही नागरिकों के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए भी। नाजी कैदियों पर औपचारिक रूप से 4 आरोप लगाए जाते हैं। पहला, शांति के खिलाफ अपराध, जिसमें आक्रामक युद्ध की योजना बनाना और उसे चलाना शामिल है। दूसरा, युद्ध अपराध, जो सैनिकों और आम लोगों के खिलाफ किए गए। तीसरा, मानवता के खिलाफ अपराध, जिसमें लाखों लोगों की योजनाबद्ध हत्या शामिल है। और चौथा, इन सभी अपराधों को करने की साजिश। हिरासत केंद्र में वापस गोरिंग केली के साथ काम करना जारी रखता है। गोरिंग केली की मदद करता है रुडोल्फ हेस की जांच में। हेस हिटलर का डिप्टी फ्यूहर था जो 1941 में शांति की बातचीत के लिए अजीब तरीके से स्कॉटलैंड उड़ गया था। हेस की मानसिक हालत संदिग्ध होती है और गोरिंग अपने पुराने साथी के व्यवहार और मनोविज्ञान पर जानकारी देता है। इस सहयोग के बदले केली गोरिंग की पत्नी एमी गोरिंग और उनकी बेटी एडा तक एक चिट्ठी पहुंचाने के लिए राजी हो जाता है। केली गोरिंग की पत्नी और बेटी से मिलता है और धीरे धीरे उनके साथ उसका रिश्ता बन जाता है। यह रिश्ता समय के साथ जटिल हो जाता है क्योंकि केली उन्हें राक्षस नहीं बल्कि आम इंसान की तरह देखने लगता है जो उसे अंदर से परेशान करता है। फिर एक घटना होती है जो केली की जांच पर सबका भरोसा हिला देती है। नाजी कैदी रॉबर्ट ले अपनी कोठरी में आत्महत्या कर लेता है। यह इसलिए और भी चौंकाने वाला होता है क्योंकि केली ने ले को मानसिक रूप से स्थिर बताया था और उसे आत्महत्या का खतरा नहीं माना था। यह आत्महत्या साबित कर देती है कि केली की जांच गलत थी और उसकी विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं। कर्नल बर्टन एंडरस, जो इस जेल का इंचार्ज होता है, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वह नहीं चाहता कि कोई और कैदी आत्महत्या करके सजा से बच जाए। इसलिए वह साइकोलॉजिस्ट गुस्ताव गिलबर्ट को बुलाता है ताकि वह सभी कैदियों की दोबारा जांच करे। इससे केली की पोजीशन कमजोर हो जाती है और दोनों साइकोलॉजिस्ट के बीच प्रोफेशनल टकराव शुरू हो जाता है। इसके बाद नूर्नबर्ग में ट्रायल शुरू होता है। कोर्ट रूम में पत्रकार, फौजी अफसर और अलग अलग देशों के वकील भरे होते हैं। सभी आरोपी एक साथ कटघरे में बैठते हैं। उन्हें शुरुआत में बोलने की इजाजत नहीं दी जाती, जिससे कई आरोपी नाराज हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने बचाव में भाषण तैयार कर रखे थे। सभी 22 आरोपी खुद को बेगुनाह बताते हैं। इसी समय केली को गोरिंग के परिवार के बारे में एक चौंकाने वाली खबर मिलती है। गोरिंग की पत्नी एमी और उसकी बेटी एडा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह गिरफ्तारी उस कला चोरी से जुड़ी होती है जो गोरिंग ने युद्ध के दौरान की थी। गिलबर्ट, जो गोरिंग पर मानसिक दबाव डालना चाहता है और शायद केली को नीचा दिखाना चाहता है, यह खबर सीधे गोरिंग को बता देता है।
यह सुनकर गोरिंग पूरी तरह टूट जाता है। उसका परिवार उन कुछ चीजों में से एक होता है जिसकी उसे अब भी परवाह होती है। केली को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसे लगता है कि यह गलत और बेरहम तरीका है, लेकिन तब तक सब हो चुका होता है। इसके बाद सरकारी वकील अपना केस दिखाना शुरू करते हैं। सबसे डरावना सबूत एक फिल्म होती है जिसमें कंसंट्रेशन कैंप्स की असली फुटेज दिखाई जाती है। फिल्म में भूखे मजदूर कैदी, लाशों के ढेर, गैस चेंबर और मास मर्डर की सच्ची तस्वीरें होती हैं। यह सब देखकर कोर्ट में मौजूद लोग सन्न रह जाते हैं। कुछ आरोपी भी घबरा जाते हैं। यह फिल्म देखने के बाद केली गुस्से में गोरिंग की जेल सेल में जाता है। वह उससे पूछता है कि वह ऐसे सिस्टम का हिस्सा कैसे बन सकता था जिसने इतना भयानक कत्लेआम किया। गोरिंग का जवाब बहुत डरावना होता है। वह सच्चाई मानने से साफ इनकार करता है और गलत चीजों को भी सही ठहराने की कोशिश करता है। गोरिंग कहता है कि उसे फाइनल सोल्यूशन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। फाइनल सोल्यूशन नाजियों की वह योजना थी जिसमें यहूदियों को पूरी तरह खत्म किया गया। वह जोर देकर कहता है कि उसे लोगों को जबरन दूसरे देशों में भेजने और लिबर कैंप्स के बारे में पता था, लेकिन मास मर्डर के बारे में नहीं। यह सच है या जानबूझकर बोला गया झूठ, यह साफ नहीं होता, लेकिन केली उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। इसके बाद गोरिंग एक और परेशान करने वाली बात करता है। वह हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरे एटम बम का जिक्र करता है और कहता है कि अमेरिका ने भी एक पल में लाखों आम लोगों को मार दिया था। वह यह दिखाने की कोशिश करता है कि जंग में हर देश गलत काम करता है और नाजियों को सिर्फ इसलिए सजा मिल रही है क्योंकि वे जंग हार गए। यह तुलना केली को बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाती है। फिर गोरिंग निजी हमला करता है। वह केली को चिढ़ाते हुए कहता है कि इतिहास में उसका नाम यानी हरमन गोरिंग का नाम हमेशा याद रखा जाएगा, लेकिन केली को कोई याद नहीं करेगा। वह कहता है कि लोग सदियों तक गोरिंग को जानेंगे जबकि केली भुला दिया जाएगा। यह बात केली के घमंड और उसकी पहचान पाने की चाह पर सीधा वार करती है। इस सब से परेशान होकर और ज्यादा शराब पीने के बाद केली एक बहुत बड़ी गलती कर बैठता है। वह अपनी और गोरिंग की निजी बातचीत की बातें लीला नाम की एक पत्रकार को बता देता है जो बोस्टन ग्लोब से होती है। वह पहले से ही केली से नजदीकी बनाकर अंदर की जानकारी निकालने की कोशिश कर रही थी। नशे और गुस्से में केली उसे ऐसी बातें बता देता है जो सीक्रेट रहनी चाहिए थी। लीला उन बातों को अखबार में छाप देती है। जब यह खबर छपती है तो कर्नल एंड्रस बहुत गुस्सा हो जाता है। यह गोपनीयता तोड़ना ट्रायल के लिए बहुत खतरनाक होता है। एंड्रस तुरंत आदेश देता है कि केली को उसकी ड्यूटी से हटा दिया जाए। इस तरह केली का करियर खत्म हो जाता है और उसे बदनामी के साथ नूर्नबर्ग छोड़ना पड़ता है। जब केली जर्मनी छोड़कर अमेरिका वापस जाने की तैयारी करता है तब उसका इंटरप्रेटर सार्जेंट हॉवर्ड प्राइस्ट उससे आखिरी बार बात करने आता है। प्राइस्ट पूरे ट्रायल के दौरान केली के साथ काम करता रहा था और जर्मन बोलने वाले कैदियों की बातों का अनुवाद करता था। प्राइस्ट केली को एक ऐसी बात बताता है जो उसने पहले कभी नहीं बताई थी। वह जर्मनी में पैदा हुआ था और वह यहूदी है। उसके माता पिता 1942 में ऑशविट्ज कंसंट्रेशन कैंप में गायब हो गए थे। लगभग तय है कि उन्हें गैस चैम्बर में मार दिया गया, लेकिन इसकी कोई पक्की पुष्टि ट्राइस्ट को कभी नहीं मिली। यह सच उन सभी मुलाकातों को नया मतलब दे देता है जो ट्राइस्ट ने नाजी कैदियों के साथ की थी। वह आमने सामने उन लोगों से बात कर रहा था जिन्होंने वही सिस्टम बनाया था जिसने उसके माता पिता की जान ली। ट्राइस्ट केली को एक गहरी चेतावनी देता है। वह कहता है कि बुराई के सामने चुप रहना और उसे सिर्फ एक प्रोफेशन विषय की तरह देखना ही सबसे बड़ी समस्या थी। जर्मनी में बहुत से अच्छे लोग न्यूट्रल रहे, उन्होंने कोई नैतिक स्टैंड नहीं लिया। उन्होंने बुराई को रोकने की कोशिश नहीं की और यही चुप्पी नाजी शासन की क्रूरता को बढ़ने देती रही। इसी वजह से होलोकॉस्ट जैसा अपराध हो पाया। यह बातचीत केली को अंदर तक हिला देती है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। केली बाद में लौटने का फैसला करता है और गोरिंग पर बनाए गए अपने सारे नोट्स रॉबर्ट जैक्सन और डेविड मैक्सवेल 5 को दे देता है। वह उन्हें पहले ही चेतावनी देता है कि गोरिंग इस ट्रायल को अपने बचाव के लिए इस्तेमाल करेगा और नाजी शासन को सही ठहराने की कोशिश करेगा। साथ ही केली एक सलाह भी देता है। वह कहता है कि गोरिंग से सच निकलवाने के लिए उसके घमंड को टारगेट करना होगा, उसके इस विश्वास को कि वह कभी गलत नहीं था और अगर मौका मिलता तो वही फैसले दोबारा लेता। जब गोरिंग अपनी सफाई में गवाही देने के लिए खड़ा होता है तो वह पूरी तरह कॉन्फिडेंट दिखाई देता है। वह साफ और तेज बोलता है, उसे कोई डर नहीं होता और वह चुनौती देने वाले अंदाज में बात करता है। वह अपनी गवाही में नाजियों का पक्ष रखता है और कहता है कि उन्होंने जो भी किया वह जर्मनी के देशहित के लिए किया। जैक्सन गोरिंग से जिरह करने की कोशिश करता है, लेकिन वह बुरी तरह असफल रहता है। गोरिंग बहस में बहुत तेज है और हर सवाल का तुरंत जवाब देता है। जब जैक्सन उससे यहूदियों के लिए बनाए गए फाइनल सोल्यूशन के बारे में पूछता है तो गोरिंग जोर देकर कहता है कि उसका मकसद लोगों को मारना नहीं था। वह कहता है कि योजना सिर्फ लोगों को दूसरी जगह भेजने और बसाने की थी, न कि सामूहिक हत्या की। वह यह भी दावा करता है कि अगर कहीं हत्याएं हुई तो वे बिना इजाजत की गई, सरकारी आदेश नहीं थी। जैक्सन गोरिंग की इस मजबूत सफाई को तोड़ नहीं पाता। जिरह बेकार लगने लगती है और ऐसा लगता है जैसे गोरिंग ही जीत रहा हो। अब अभियोजन पक्ष को कोई और तरीका अपनाना पड़ता है। इसके बाद डेविड मैक्सवेल 5 जिरह की जिम्मेदारी संभालता है। वह जैक्सन से ज्यादा शांत, सोच समझकर और सटीक सवाल पूछता है। वह गोरिंग से सीधे अपराध कबूल करवाने की कोशिश नहीं करता। वह गोरिंग की हिटलर के प्रति वफादारी पर ध्यान देता है।
वह उससे पूछता है कि हिटलर के साथ उसका रिश्ता कैसा था और वह हिटलर के विचारों के प्रति कितना वफादार था। धीरे धीरे सवालों के जरिए फाइफ गोरिंग से एक बहुत बड़ी बात कबूल करवा लेता है। गोरिंग मान लेता है कि अगर उसे नरसंहार की पूरी जानकारी भी होती तब भी वह हिटलर के आदेश मानता। वह स्वीकार करता है कि हिटलर के प्रति उसकी वफादारी पूरी तरह अंधी थी और अगर हिटलर ने उसे लाखों लोगों की हत्या के बारे में साफ बताया होता तब भी वह नाजी शासन का साथ देता। यह कबूलनामा बहुत बड़ा झटका होता है। इससे गोरिंग के सारे दावे टूट जाते हैं कि उसे कुछ पता नहीं था। जिरह के बाद केली आखिरी बार गोरिंग से उसकी कोठरी में मिलने जाता है। यह बातचीत शांत होती है। अब वे डॉक्टर और मरीज नहीं बल्कि दो ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने महीनों तक एक दूसरे को समझा है। गोरिंग केली से आखिरी सवाल पूछता है। वह कहता है कि सालों बाद जब लोगों का गुस्सा कम हो जाएगा और इतिहास लिखा जाएगा, क्या केली यह मान पाएगा कि नाजी भी इंसान थे, कोई डरावने राक्षस नहीं बल्कि आम लोग जिन्होंने अपने फैसले खुद लिए। केली इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता। वह बस गोरिंग को देखता है फिर मुड़कर चला जाता है। यह सवाल उसे अंदर तक परेशान करता रहता है। लंबे ट्रायल के आखिर में फैसला सुनाया जाता है। हरमन गोरिंग को सभी आरोपों में दोषी पाया जाता है और उसे फांसी की सजा दी जाती है। यह सजा बाकी दोषी कैदियों के साथ पूरी की जानी होती है, लेकिन फांसी से एक रात पहले गोरिंग वही करता है जिसका उसने शुरू में वादा किया था। वह फांसी से बच जाता है। वह आत्महत्या कर लेता है। उसने किसी तरह एक साइनाइड की गोली छुपा कर रखी थी जो उसने महीनों तक अपनी पत्नी की तस्वीर के अंदर छुपाए रखी। गहरी सोच के बाद वह जहर खा लेता है। गोरिंग अपनी कोठरी में मर जाता है और मित्र राष्ट्रों को उसे सार्वजनिक रूप से फांसी देने का मौका नहीं मिलता। अगली सुबह बाकी फांसियां तय समय पर पूरी की जाती हैं। हावर्ड क्राइस्ट को दुभाषिए के तौर पर फांसी की प्रक्रिया में मदद करने की जिम्मेदारी दी जाती है। जब यहूदियों के खिलाफ जहर फैलाने वाले अखबार डे स्टर्मर के मालिक जूलियस स्ट्राइकर को फांसी के तख्ते पर लाया जाता है तो वह आखिरी पल तक नफरत और घमंड से भरा रहता है। क्राइस्ट उसे यह नहीं बताता कि वह खुद यहूदी है। वह स्ट्राइकर को यह संतुष्टि नहीं देता कि एक यहूदी उसकी फांसी में मदद कर रहा है। इसके बजाय क्राइस्ट पूरी प्रोफेशन और शांत रहता है। वह स्ट्राइकर के साथ इंसानियत से पेश आता है, उससे कहीं ज्यादा इंसानियत जितनी स्ट्राइकर ने कभी अपने पीड़ितों को दिखाई थी। डगलस केली अमेरिका वापस लौट आता है। नूरनबर्ग का अनुभव उसे अंदर से तोड़ चुका होता है। वह नाजी कैदियों के साथ अपने समय पर एक किताब लिखता है और उसे प्रकाशित करता है। किताब का नाम होता है 22 सेल्स, जो उस जेल की ओर इशारा करता है जहां कैदियों को रखा गया था। लेकिन किताब पूरी तरह फ्लॉप हो जाती है। लोगों को नाजी नेताओं की मानसिक हालत या केली के मनोवैज्ञानिक विचारों में कोई दिलचस्पी नहीं होती। किताब नहीं बिकती और केली को वह नाम और पहचान नहीं मिलती जिसकी उसे उम्मीद थी। नूरनबर्ग से निकाले जाने के बाद उसकी छवि पहले ही खराब हो चुकी थी, अब और गिर जाती है। केली शराब का आदी हो जाता है। वह अपनी नाकामी और नाजियों के साथ बिताए समय की यादों से बचने के लिए ज्यादा पीने लगता है। उसकी मानसिक हालत धीरे धीरे खराब होती जाती है। वह लोगों को लगातार चेतावनी देने लगता है। केली कहता रहता है कि नाजी नेताओं जैसी सोच वाले लोग दोबारा सत्ता में आ सकते हैं अगर समाज सतर्क न रहा। वह समझाता है कि फांसीवाद के बीज हर समाज में होते हैं और आम लोग डर और नफरत फैलाने वाले तानाशाह नेताओं के बहकावे में आ सकते हैं, लेकिन उसकी बातों को ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। 1958 में नूरनबर्ग ट्रायल के 13 साल बाद डगलस केली आत्महत्या कर लेता है। उसने वही जहर इस्तेमाल किया, साइनाइड, जो गोरिंग ने फांसी से बचने के लिए लिया था। यह जानबूझकर किया गया था या सिर्फ एक भयानक इत्तेफाक, यह कभी पता नहीं चल पाया, लेकिन समानता साफ थी। दूसरी ओर हावर्ड क्राइस्ट की जिंदगी अलग दिशा में आगे बढ़ती है। वह आखिरकार अपनी बहन से फिर मिलता है जो युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी से भागकर स्विट्जरलैंड पहुंच गई थी। दोनों भाई बहन अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करते हैं अपने माता पिता की यादों के साथ। रॉबर्ट जैक्सन का नूरनबर्ग में किया गया काम इतिहास में बहुत अहम साबित होता है। वह बने कानूनी नियम आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अपराधों के मुकदमों की नींव बनते हैं। यह सिद्धांत स्थापित हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह देश का नेता ही क्यों न हो, मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए कानून